हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम विद एहसान एंड एराज। क्या हाल है एहसान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। सब आप सेट है। आज पाकिस्तान कल टेस्ट मैच हार गया, लेकिन हर किसी की जबान पर एक ही नाम है, वो है फवाद आलम। हाँ। फवाद आलम ने 11 साल बाद अपनी दूसरी सेंचुरी बनाई और मैं बेइंतहा खुश था। आई मीन, अगर वो मैच जिता देता तो क्या, मैच ड्रॉ करवा देता तो क्या बात थी, बिल्कुल इस पोजीशन में आ गए थे। लेकिन कमाल की फाइट की है फवाद ने और रिजवान ने, जो कैरेक्टर शो किया है, अनबिलीवेबल। 11 साल बाद तो उसने सेंचुरी नहीं बनाई, डोमेस्टिक में बना रहा था, काफी सेंचुरियां बनाई थी। उसकी तो बात ही ना, उसकी तो लोग कितनी बना चुका है। वो सेलेक्टर्स को 11 साल बाद नजर आया बेचारा, वो कहीं छुपा हुआ था किसी बुश वुश के अंदर वहां जाके। नहीं, छुपा हुआ कहीं नहीं था, सामने सबके था, बस सिलेक्टर्स के अलावा। सिलेक्टर्स ने एक्चुअली ना पर्दा किया था। वो पर्दा करते हैं इन जैसे क्रिकेटर से। फवाद आलम हो गए, सऊद शकील हो गए, उस्मान सलाउद्दीन हो गए, इन जैसे बड़े, ये जाहिद महमूद आजकल जिनका नाम बड़ा है, उनसे थोड़ा पर्दा है। लेकिन फवाद आलम ने जिस जिस हिम्मत का मुजाहरा किया और जिस कमाल की बैटिंग की है, उसकी जितनी भी दाद दी जाए कम है। एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन 6.5 घंटे बैटिंग करने के बाद हो जाता है कभी कभार। आई मीन, क्रिकेट जो है वो, हम इसके बारे में बात करते रहे हैं कि स्किल और टेक्निक का तो है, लेकिन दिमाग का उससे ज्यादा बड़ा गेम है। और एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन इसकी भी, लेकिन लेकिन क्या बात है, दिल खुश कर। काफी चांसलेस इनिंग्स खेली, रिजवान ने भी बहुत अच्छा खेला। उसने पहली इनिंग में भी स्कोर किया, दूसरी इनिंग में भी 60 और रन्स किए। बस थोड़ी सी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो गई, दोनों आउट हो गए, वरना ये मैच ड्रॉ हो जाता। अफसोस सिर्फ ये था कि इतनी मेहनत इन लोगों ने की, अगर ऊपर से कुछ थोड़ी सी मदद हो जाती तो ये मैच ड्रॉ हो सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने यही सिचुएशन और यही रिजल्ट लिखा था नसीब में उनके, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी। दोनों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। इज़्ज़त और लेकिन मैंने ज़िल्लत तो मैंने अल्लाह के उसके हाथ में है। मैंने दुआ की थी कि फवाद के लिए पूरा गेम, मैंने एक एक बॉल देखी। कल हम दोनों देख रहे थे बैठे बैठे हुए, और इस एक बस यही उम्मीद थी कि फवाद आलम इसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि हाँ, वो एक स्टोरी ना सिर्फ क्रिकेटर्स और एक एक आम बंदे के लिए कहानी है कि एक शख्स की मेहनत लगन, उसने कभी कंप्लेन नहीं की। उस जैसे मोहम्मद आमिर को 2 सीरीज में नहीं खिलाया तो उसने इतना बड़ा वाविला मचा दिया, वो हक बचाने पर ना हुआ, एक अलग कहानी है। लेकिन एक बंदा 11 साल बाहर रहा, उसके आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लें, उसने ठीक है। कभी कंप्लेन नहीं की, कभी शिकायत नहीं की पीसीबी के खिलाफ। हमेशा कहा बस मेहनत मेरे हाथ में है, मैं करता रहूंगा। और उसने की, और बस इज्जत देनी थी अल्लाह को तो दे दी। और भी मतलब अनबिलीवेबल द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ही शोड। और भाईजान ज़्यादा कंप्लेन करता तो ये मैच भी नसीब नहीं होता। एक बात भी है भाई, ये जमाना वो है कि वो चुप करके बेचारे करते रहो। तो खैर, मतलब फवाद आलम है, ऐसी बात तो नहीं है कि वो खुद नहीं कर रहा था, लेकिन फवाद आलम के इर्द गिर्द पूरी पाकिस्तान अवाम जो है वो 11 साल से कंप्लेन कर रही है। बड़े बड़े एनालिस्ट हमेशा कहते रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे हमारे जो सीनियर सारे इस बारे में गुफ्तगू करते रहे और एम्फसाइज करते रहे इन्होंने। लेकिन मिसबा को इस बात का क्रेडिट आपको देना चाहिए कि चाहे चले टीम के साथ जो भी हो रहा हो, खिलाने वाले तो मिसबा ही हैं। भाई प्रेशर बहुत काम करा देता है। चले, वो सुन तो रहे ना। फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर मिसबा को आप जो भी कहें, लेकिन फवाद आलम को खिलाने वाले मिसबा ही हैं। सही उन्होंने कह रहे क्रिकेट टीम में वापस लेके आना ही 2005 मेरे ख्याल में आखिरी उनका वनडे था। मिकी आर्थर के आने से पहले जा चुके थे, लेकिन प्रेशर था, चले ठीक है, जिस जिस वजह से भी आए, आए तो लाए मिसबा, खिलाए भी मिसबा ने फिर। और अब मेरे ख्याल में उनकी होपफुली जगह लॉन्ग टर्म सिक्योर है जब तक रिटायर ना हो, अगर ऐसी परफॉर्मेंसेज आती नहीं। हाँ, अगला मैच भी है, अब देखे। ये तो खैर हार गए। आई थिंक ये 2 मैच सीरीज है, तो अगला जीतना ज़रूरी है, वरना सीरीज हार जाएंगे। इट्स ओके, आई मीन हार जीत तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी गेम। एज लॉन्ग एज की टीम मेहनत करके हारे और लगे कि भाई कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती। राइट। आ, लेकिन जब बिल्कुल ही आप नज़र आ रहा है कि गिव अप करके हार रहे हैं, तो सारी बात है, हर बंदा जो है, जो क्रिकेट लविंग होगा, उसको अफसोस तो होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे वो नहीं थी, क्योंकि कम से कम
चाहे 1-2 प्लेयर्स ने ही मेहनत की, 2-3 प्लेयर्स ने मेहनत की, लेकिन कम से कम 11 में से ऑलमोस्ट 30% ने मेहनत की। हाँ, आप कह सकते हैं कि ऐसी मेहनत, इवन अगर टेल एंडर्स को देखें, उन्होंने भी आखिरी वक्त तक लड़ाई की। कभी कभार हाँ, ऐसी हार जो है ना, वो टीम्स को जमा कर देती है, इत्तेहाद पैदा करती है। आई मीन इज ये वो गेम था, ठीक है, टॉप ऑर्डर आपका पहली इनिंग में फहीम ने फाइट की, रिजवान ने फाइट की, फॉलो ऑन बचाया। दूसरी इनिंग में फिर रिजवान ने फाइट की, फवाद ने फाइट की, टेल एंडर्स ने आखिर वक्त तक फाइट करने की कोशिश की और ऑलमोस्ट बचा गया आपको मैच। लेकिन कभी कभार इस किस्म की परफॉर्मेंस, हार तो गए, लेकिन वो जो एक गम होता है हारने का ना, वो पूरी टीम का कुछ जमा करता है साथ। मेरी थोड़ा कम हो उम्मीद है जाता है, कम हो जाता कम हो है। जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह मेहनत करके आ रहे हैं तो एक ऑफ कोर्स गम तो आपको बहुत होता है, लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि वो एक पूरी टीम में स्प्रेड आउट है कि एवरीबडी वर्क हार्ड, और जिन्होंने जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी नहीं रही, होपफुली उनको हो कि यू नो व्हाट, इन लोगों ने भी इतनी मेहनत की, लगन दिखाई, हम भी अपनी परफॉर्मेंस अगले गेम में अपनी टीम को बचाएंगे। तो मेरी उम्मीद ये है कि ये टीम लॉस टीम के लिए मोटिवेटिंग होगी, और इसके बाद अगले मैच में होपफुली हमें ज्यादा बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस, ज्यादा आपको नजर आए कि टीम लग के काम कर रही है। आपको रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी, उसकी उसकी इवन सेरेमनी? आई थिंक ही वाज वेरी वेल स्पोकन। Yeah, he was happy because of course he himself performed well, and few players with in him, they performed well. So it was a good conference, but you gotta give kudos to Wagner, man. बंदा जो है टूटी हुई टोस के साथ उसने क्या बॉलिंग कराई है, क्या उसने फील्ड सेट की है। बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर पे बाउंसर, उसने अनबिलीवेबल। हार उसने भी नहीं मानी। वो लोग डक करते गए, वो फिर बाउंसर मारता गया, और जब तक कि उसने एज नहीं किया उसने भी छोड़ा नहीं उसको। वैगनर सुपर ह्यूमन है भाई, मतलब टोस के साथ पूरा दिन खेल जाना, 11 That's called ओवर being persistent. लगातार करा देना, और एक ही पेस के साथ, पेस भी ड्रॉप नहीं हो रही ये। लेकिन पता है, ये सुपर ह्यूमन तो खैर कहने की बात है, लेकिन ये शो करता है वन कि उस शख्स का कैरेक्टर, कितनी हाँ, हार्डवर्क होगी, कितना स्टैमिना बिल्डिंग होगी, कितनी प्रैक्टिस होगी, कितना जुनून होगा अपनी टीम और अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना। क्योंकि आप उसकी देख सकते, एक एक विकेट पे उसका जो एटीट्यूड निकल के आ रहा था, वो देखने वाली बात है। रिजवान ने भी उसकी बहुत तारीफ की, एंड आई थिंक जितनी भी की जाए कम है। वैगनर वाज जस्ट अनबिलीवेबल। yeah, he won them the game. He won them the test match. एग्जैक्टली, He सिंगल won them the test match at the end of the day. He was the one who took the wicket. और फवाद की विकेट के बाद जितना उसकी जो सेलिब्रेशन थी, you could see it in his celebration that how much he was persistent to stay at a specific line, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से फवाद फर्स्ट इनिंग्स पे भी पुल करते हुए ही आउट हुआ था, तो उसने बीच में 5-6 पुल मारे हैं फवाद ने, जिसपे उसने दुग्गे तिग्गे चौके भी मारे हैं। फवाद का थोड़ा सा मुझे लगता है कि पुल शॉट वीक पॉइंट है। आई हैव ऑलवेज सीन हिम स्ट्रगल प्ले टुवर्ड्स द लेग साइड, द ऑन साइड। इवन 11 साल पहले जब उसका डेब्यू हुआ था और उसने सेंचुरी मारी थी, फिर वो वनडे भी खेला था, वनडे में भी उसकी 40 प्लस की मेरे ख्याल से एवरेज थी जब उसको बाहर कर दिया था, लेकिन उसका हमेशा पुल जो है ना वो थोड़ा स्लो आता है। तो जाहिर बात है ये न्यूजीलैंड वाले दे डू देयर होमवर्क एंड दे दैट्स व्हाई टेक्निकली वो है ना, उसका पुल आता है बॉल को बिठाने के लिए चौके की तरफ। कभी कभार जब आप बॉल को बिठाने जाते हैं ना डिलिबरेटली, तो यू कैन गेट एन एज। और वहां आप ये देखें, नोटिस करिएगा, इसके बैट का पीछे वाला हिस्सा लगा है, क्योंकि वो जो बहुत अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि पावर हिटर तो है नहीं फवाद आलम, ठीक है ना, ही इज अ टाइमर, या फिर प्लेसर ज्यादा कहेंगे, टाइमर भी कभी कभार उसके ऊपर नीचे होती है, प्लेसर और he's a hard worker, that's what हार्ड he is वर्क, हार्ड वर्क। तो जब ऐसा बंदा पुल करता है ना, तो या तो अगर आपने 6 मारने जाना है, वो 6 मारने कभी नहीं जाएगा। उस चक्कर में मेरे ख्याल में इसकी, क्योंकि बैट नीचे इम्पल्सिवली टर्न बैट होता है स्पीड थोड़ी, दबाने के लिए बॉल। बैट स्पीड मैंने हमेशा नोट किया है वो थोड़ी सी स्लो आता है, क्योंकि उसका इंटेंशन जब वो पुल खेल रहा होता है, जस्ट लाइक यू जस्ट सेड, आई थिंक ही जस्ट वांट्स टू प्ले डाउन द ग्राउंड। ही यस, डजंट लाइक टू प्ले लॉफ्टेड शॉट्स एट ऑल इन हिज इनिंग्स। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से उसकी बैट स्पीड लो आती है, और वो ही जस्ट चेंजेस द फेस ऑफ द बैट, ही गोज डाउन एंड
नसीब में था, उसका एज हो गया, लेकिन दूसरा आई थिंक उसके पुल का nothing taken away from him, he played an नथिंग एट exceptional. ऑल। आई मीन उसका दूसरा आई थिंक इशू ये है कि आप जो बड़े पावरफुल पुलर होकर होते हैं वो जनरली अपने बैक फुट पे पिवट करके घूमते हैं उसके ऊपर। हाँ, हाँ, फवाद का पुल जो है ना वो ज्यादा हॉइक की तरह का पुल आता है कि उसके लेफ्ट लेग जो जो उसकी राइट लेग है क्योंकि लेफ्ट हैंडर है वो अवे जाती है फ्रॉम हिज बॉडी एंड ही पुल्स मोर टुवर्ड्स द मिड विकेट। उस तरह yeah. का पिवट मेरे ख्याल में जो नेचुरली होता है जिनका एक पाँव उठा के खेलता है उनके ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल होते हैं। तो दैट्स हर बैट्समैन की अलग स्ट्रेंथ होती है। फवाद की नहीं है लेकिन उसने उसको अंदाजा हुआ कि वो उस पर आउट हो रहा है तो उसने वो शॉट अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। पूरे इनिंग में उसने 4-5 ही खेले वो भी हाँ. जो थोड़ी सी नीचे बॉल नहीं ओवर द विकेट। या टुवर्ड्स चेस्ट हाई तक बस उसने पुल किया है, और बाकी तो वो डक ही करता गया है, काफी बॉलें चेस्ट हाई पे भी वो डक कर गया है। हाँ डक कर गया लेकिन वो डकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आई मीन वो एक हाँ, लीव हाँ, इतनी क्रिटिकल थी और इतनी एक्साइटिंग थी कि शायद ही कभी आपको किसी बैट्समैन को डक करते देख के खुशी महसूस हुई कि भाई खड़ा है सेंचुरी आज तीन तीन डिजिट दिखा के जा हमें। नहीं, शुक्र है अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी, उसने 100 मारी, 100 मार के थोड़ी सी फाइट दिखाई पाकिस्तान ने, तो that's what we want in our team, is just to give their 100%, and then result तो अल्लाह ताला के हाथ में. बिल्कुल। क्या देखते हैं अगले मैच में टीम सेम जाएगी कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं आपको? Well, if बाबर अगर फिट है तो definitely is in, there's no इन केस ऑफ question about it. So if Babar is in, then somebody has to go out. who do you think is gonna go out? Seems like Haris I think Haris Sohail is gonna go out. he might middle order क्योंकि आई एम नॉट श्योर क्योंकि आप एक काम ये कर सकते हैं आबिद अली को बिठा दें। शान को तो मुश्किल है। आबिद को बिठाएं अजहर ओपन करें शान के साथ वन डाउन बाबर आए और हारिस वहीं आए। लेकिन मेरे ख्याल में ये हारिस को बिठाएंगे क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंस काफ़ी ही सीम्ड आई मीन कुछ नजर ही नहीं आया बेसिकली। जो दो दो इनिंग्स खेली हैं उसमें वी कुडंट इवन सी व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। वी गॉट आउट टू अर्ली। आबिद को शायद इसे ना बिठाएं कि आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर पे है कोई और नहीं राइट। और अजहर मेरे ख्याल में ओपनिंग करते रहे पहले लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई तो आई डोंट थिंक सो विल जेपरडाइज करेंगे अजहर को ओपनिंग स्लॉट में लाके। तो उम्मीद यही करेंगे कि शान और आबिद जो हैं अपनी थोड़ी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। फास्ट बॉलर में हमारे पास और कौन है? सोहेल खान है बस। अब्बास को रिप्लेस नहीं कर सकते ये लोग? अब्बास को नहीं करेंगे लेकिन नसीम को कर सकते हैं विद सोहेल खान। सोहेल खान का और कोई है नहीं आपके पास एक्चुअली वहां टीम में गया कोई नहीं ना। अब देखें इमरान खान सीनियर को छोड़ के गए तो आपके पास पूरी फास्ट बॉलर बैटरी जो है वो यही है जो मौजूद है। हारिस रऊफ को सिलेक्ट नहीं किया था इसके लिए। हारिस वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो टेस्ट मैच में कभी इसको ऐसे बुलाएंगे। सोहेल खान को खिला सकते हैं। एक फायदा सोहेल का ऑफ कोर्स वो ज्यादा आगे की बॉलिंग करता है ज्यादा लाइन लेंथ बॉलर है। आई थिंक इज वे मोर एक्सपीरियंस्ड। आई वुड लाइक टू सी नसीम शाह बीइंग रिप्लेस्ड विद सोहेल खान। द अदर बेनिफिट इज कि सोहेल बैटिंग भी कर लेते हैं तो थोड़ी सी आपकी बैटिंग डेप्थ आपको थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी बेहतर बॉलिंग बैटिंग डेप्थ मिल जाती है और वो आपने देखा कि कहाँ काम आ सकती है। तो बिल्कुल। बैटिंग तो भाई पाकिस्तान टीम में 11 नंबर तक होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर का कुछ पता नहीं होता। वैसे आइडियली किसी भी टीम में अगर टेस्ट मैच आप खेलने जाते हैं ना आपको आपके पास फ्रंट लाइन बॉलर्स होने चाहिए। मतलब होपफुली 5 फ्रंट लाइन बॉलर्स। अगर आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है तो 4 बॉलर्स और एक ऑलराउंडर और 6 प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए। अगर आप रिलाई करें अपने 10 नंबर 11 नंबर पर टेस्ट मैच में तो आप ना खेलें टेस्ट मैच T20 खेलें। कोशिश तो उनकी यही है कि ना खेले, लेकिन भाई खेलना पड़ता है। वैसे ही कम खेलते हैं 2-2 मैचेस की सीरीज होती है तो ये भी बड़ा ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है। देखो पाकिस्तान को पिछले कितने सालों में देखो पाकिस्तान बेयरली प्लेज एनी टेस्ट, बहुत ही कम खेल रहा था। पहले तो बिल्कुल ही कम खेल रहा था, अपने मुल्क में नहीं खेल रहा था, बाहर जाके खेलना पड़ता था। उससे बड़ा फर्क पड़ता है आपकी आपकी टीम की कॉम्पोजिशन पे, आपकी परफॉर्मेंस पे कि यू नॉट प्लेइंग एट होम, यू डोंट हैव होम कंडीशंस। और वैसे भी टेस्ट मैचेस बहुत कम पाकिस्तान खेलता है, इंडिया खेलना नहीं है हमारे साथ, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ और इंडिया बस आपस में खेलते रहते हैं। वो टेस्ट चैंपियनशिप एक आईसीसी ने जो बना ली है, आई थिंक इट्स just a very unfair advantage that those teams have, but they played at least double, if not more, than Pakistan in any calendar year, which is very unfair. So that also hinders your performance. I mean, if you're playing
5 test series, and out of those, or 3 test series, and out of those 3 test series, one is against Zimbabwe and one is against Bangladesh. How do you expect to play exceptional cricket when you're playing something like some teams like New Zealand or South Africa or Australia, for in that fact? I mean, you're playing those that kind of teams which are weaker teams. You know, they're kind of weaker teams. So एकदम से जाके फिर आप इतनी एक्सेप्शनल बॉलिंग खेल रहे हैं और इतनी एक्सेप्शनल बैटिंग को फेस कर रहे हैं, तो I think that's not right. I'd say they That's should not balance right. it. लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बोर्ड्स मिलके बनाते हैं। लेकिन इसलिए स्ट्रेस हम करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कायदे आजम ट्रॉफी सबको खेलनी चाहिए और वहीं से आप प्लेयर्स पिक करें, बिकॉज एटलीस्ट वो मुश्किल मैचेस खेले हुए होते हैं और टफ एंड अप होते हैं, जो फवाद आलम ने आज दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच एहसान, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टेस्ट। होप करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हो। इसके साथ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। This is Cricket Time with Ehsan and Raj. Assalamu alaikum. अस्सलाम।